नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, सीटेट के लिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी थी, जो मैंने बोला था कि मैं करा दूंगा एनसीईआरटी की समरी, वो मैंने करा दी हुई है। बिल्कुल शॉर्ट में कराया था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, आप 3, 4, 5 के बुक्स पढ़ते हैं, उसमें आपको परेशानी की झेलना पड़ती। बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आपको समझ नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया है। शॉर्ट में 6 वीडियो मात्र है, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन जो है आपको उसमें अच्छे से समझा दिया मैंने। तो आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद से मैंने बोला था कि आपको जो है टॉप 100 या 200 जितने भी मुझसे बन पड़ेंगे वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसी सीरीज में जो है लेके हाजिर हूँ मैं ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि ईवीएस पैडागोजी भी मैंने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में है। और एनसीईआरटी समरी बुक की समरी जो है वो भी मैंने करा दी है, आप वो भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पीवाईपी बेस्ड है, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया, ये प्रीवियस ईयर में है। यानी कि मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, और जो है आगे जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो इसलिए आप जो है एनसीईआरटी को एक बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। नोट्स मैंने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में डाल दिया है, आप जो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर के हम फैक्ट नॉलेज सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन सा समूह जड़ों का है। तो ये 4 जो है दिए गया है समूह, जो इसमें से कौन सा है जो तीनों जड़ जड़ है, जैसे 3-3 का सेट बनाया हुआ है, तो इसमें से कौन सा जो है जड़ है। तो ये देख लीजिए, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी, या गाजर चुकंदर मूली, इसमें से कौन सा जो है जड़ है। तो बेसिकली ये इसके बारे में मैंने एनसीईआरटी में कराया था कि जो है कौन सा जड़ होता है, कौन सा तना होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है इससे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गाजर चुकंदर और मूली तीनों जड़ होते हैं, आप लोगों को पता है। इस तरह से जो है मूली तो जड़ होती है, हल्दी क्या होता है, तना होता है, ठीक है, कंद भी इसको कहते हैं, शकरकंदी भी कंद है, ठीक है। अदरक जो है तना है, इसमें अदरक जो है तना है, ठीक है। आलू भी तना है। अगला क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी का है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। मैंने बताया हुआ था कि नहीं वाले प्रश्न बिल्कुल ईजी होते हैं, बस आपको जो है ध्यान देना है कि 3 पॉजिटिव होंगे और 1 निगेटिव होगा। जो निगेटिव होगा वही जो है उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो अब पर्यावरण अध्ययन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने एवं खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बिल्कुल ईवीएस इस पर जोर देता है। चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। और 4th है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। मैंने जो टैग वर्ड्स वगैरह कराए थे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी रटने को बढ़ावा दे, पाठ्य पुस्तक पे ज़्यादा जोर दे या किसी एक चीज़ में सीमित कर दे, वो ऑप्शन निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाता है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं याद करने को, या ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो है एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को जो है, विद्यालय के ज्ञान को जो है बाहर के ज्ञान से जोड़िए, ठीक है। उसको जो है अपने खुद से कार्यकलाप करके सीखने को अवसर दीजिए, इत्यादि चीज़ें। ये तो ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, ये सिर्फ निगेटिव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा कि ये जो है ईवीएस का जो है उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसका पीडीएफ जो मैं इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ में वेबसाइट पे अपलोड करने में थोड़ा सा समस्या हो जा रही है। जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें समय लग रहा है, ठीक है। वेबसाइट पर अपलोड करने में इस क्वेश्चन को, ईवीएस के क्वेश्चन में जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन कराऊंगा उसको आपको टेलीग्राम में दूंगा, क्योंकि जो है इसलिए टेलीग्राम चैनल जा करके फैक्ट नॉलेज सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है फ्री क्विज भी मिल रहे हैं आपको करने के लिए, और इसके अलावा जो है आप वहाँ पे ये सारे पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ये भी है नहीं। तो क्या होना चाहिए संकेतक, ये नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। न्याय असमानता के प्रति सरोकार, सेकंड है सहभागिता, थर्ड है याद करना, फोर्थ है प्रश्न पूछना। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं होना चाहिए आकलन के लिए संकेतक, यानी कि जो है कौन जो है इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। तो न्याय असमानता के प्रति सरोकार बिल्कुल होना चाहिए, सहभागिता भी होना चाहिए, ईवीएस में इस पे जोर दिया जाता है। ठीक है, और प्रश्न पूछने पे भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा प्रश्न पूछेगा तो एक्टिव रहेगा और अच्छे बेहतर लर्निंग हो पाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाएगी। लेकिन ईवीएस में कभी भी याद करने पे जोर नहीं दिया जाता, और याद करना एक आकलन करने का एक इंडिकेटर नहीं होना चाहिए ईवीएस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सेकंड है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। थर्ड, या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा। फोर्थ है, बच्चों के सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो देखिए, ये ABCD है, और इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन, यानी कि कौन जो है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्यों? तो 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो केवल B और C होगा, या ABC सही होगा, या BCD सही होगा, या केवल C और D सही होगा। तो कौन सा इसका आंसर होगा? आपको क्या लगता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा C, यानी कि B, C और D। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में जो है पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों को NCF भी कहता है कि मदद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए BCD था, तो देखिए ऑप्शन समझ लेते हैं क्यों होगा। क्योंकि ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। बिल्कुल, अपने समाज वगैरह, अपने संस्कृति, इन चीज़ों का भी जो वहाँ से जो कोई मटेरियल मिलता है, वहाँ से कोई हेल्प मिल सकती है, उन कोई स्रोत होता है लर्निंग का, तो उसके इससे क्या होगा? माता पिता समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी, उपस्थिति का विकास होगा। इसके अलावा यह शिक्षकों को बच्चे की पृष्ठभूमि जानने का भी अवसर देगा, और यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह पर्यावरण सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, पर्यावरण सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये जो है इसका तो कोई बात ही नहीं है कि जो क्यों नहीं मदद करना चाहिए। तो पर्यावरण शिक्षक ही शिक्षक और पाठ्य पुस्तक ही जो है इसके स्रोत नहीं है। बिल्कुल, देखिए वो भी तो एक स्रोत है ना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अन्य स्रोत भी यूज कर सकते हैं। तो अन्य स्रोतों की बात ही कर रहा है कि अन्य स्रोतों की मदद लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ये ऑप्शन ही सीधे उलट है कि पर्यावरण सीखने के लिए जो पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ऑब्वियस बात है, ये दोनों स्रोत हैं, उसके अलावा जो अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, बाकी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्यों करता है? देखिए, ऐसा टाइप के सीटेट में क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं। देखिए, केवल A, केवल C, केवल जो है B और C, केवल BCD, ऐसा करके क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 4 स्टेटमेंट देता है, इसमें से कौन कौन सही होगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, ऑप्शन है, क्रियाकलाप और प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या है, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विवेक करना। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, क्यों जो है शिक्षक जो है क्रियाकलाप और प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है? कोई भी जो है क्रियाकलाप कराने के बाद से जो चर्चा किया जाता है, प्रश्न वगैरह का आयोजन करता है, वो क्यों करता है? इसका उद्देश्य क्या है?
तो ऑप्शन नंबर है केवल डी, केवल सी, बी सी डी या ए बी सी। अपना आंसर जल्दी से बताइए कि कौन सा सही होगा। ए बी सी डी इनमें से कौन कौन सा सही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही है, ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे सही होगा, यानी कि बच्चों के प्रश्न और चर्चाओं का आकलन जो आयोजन करता है तो इससे क्या होता है, बच्चों में प्रक्रिया कौशल का आकलन होता है, किस प्रक्रिया से जो है वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। बच्चों को खोजने का अवसर भी मिलेगा और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप विभेद करोगे। कभी भी भेदभाव करना, सेग्रीगेशन, कहा भी गया, एनसीएफ कहा भी है कि सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ जो है इंटीग्रिटी, यानी कि जो है जब भी जो है आप जो एकता का जो गुण है, जो भी आप सेग्रीगेशन करते हैं, ये अगेंस्ट है। किस चीज़ के अगेंस्ट है? प्रकृति हमको हर चीज़ जो है समान रूप से देती है, एक में समाहित करके देती है। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश आता है सफ़ेद रंग का होता है, उसमें 7 रंग एक दूसरे में मिले होते हैं, 7 रंग मिल के ही सफ़ेद रंग बनाते हैं। तो ऐसे ही जो है कहता है कि कभी भी बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। एनसीएफ इस बात पे जोर देता है, यानी किसी भी बात पे भेदभाव या विभेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के ऑप्शन है तो उनको सीधे गलत काट देना चाहिए, नहीं होगा। बाकी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन विज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। और फोर्थ है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंध करना। तो देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन, देखिए ये प्रीवियस ईयर के हैं, मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, इसलिए आपको देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ईवीएस पेडागोजी भी मैंने कराया है, उसमें अच्छे से एक टर्म को मैंने अच्छे से समझाया था। ऊपर कंटेंट वाला क्वेश्चन एक पूछा था, कुछ पेडागोजी क्वेश्चन होंगे, फिर जो इसमें कंटेंट के क्वेश्चन होंगे, दोनों मिक्स है। पेडागोजी और कंटेंट के क्वेश्चन दोनों मिक्स है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आपको जो है ये करना क्या है, इससे प्रैक्टिस होगा कि ईवीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए आपसे सही क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप जा करके वीडियो को दोबारा देखिए। वीडियो दोबारा या तिबारा देखना पड़े तो तिबारा भी देखिए, समझ आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से कराया था, बहुत से लोगों को समझ भी आया था, बहुत से लोगों ने कहा था। अब अगर कहीं समस्या भी हो रही है तो आप उस पर मुझे जब कमेंट करके बताओगे तभी तो मैं उस चीज़ को सुधार करूँगा, उस कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में क्लियर कर पाऊँगा। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को दोबारा देखिए जा करके, अगर आपको समझ नहीं आया तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो क्या करा कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपने पढ़ लिया। अब चारों में कौन सा सही है? ए बी सी सही है, ए सी डी सही है, केवल डी सही है, केवल ए सही है। कौन सा सही है आप देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन। ठीक है, अपना आंसर लिखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, अपना दे सकते हैं, या 1, 2, 3 भी करके दे सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए बच्चों की ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है। ऑब्वियस सी बात, हम लोग डिस्कस करके पहले आंसर पे आएंगे। बच्चों की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल ज़रूरी है ज्ञान की रचना में। सक्रिय होंगे तभी तो जो है बच्चे जो है सीख पाएंगे। अब बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये भी जो है ज़रूरी है। सॉरी, हाँ, कहाँ थे? बच्चों के ज्ञान कहाँ थे हम? तो हम लोग कहाँ थे कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होगी तभी तो बच्चे ज्ञान का सृजन कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एनसीएफ भी जोड़ देता है इस पर। फिर सेकेंड ऑप्शन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। देखिए बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ने की जरूरत नहीं है, कभी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस पर जोड़ नहीं देता। क्या करना है, बच्चे खुद ही ज्ञान के निर्माता हैं, ये कहा जाता है। शिक्षकों का क्या काम है? फैसिलिटेट करना, यानी कि सुविधा प्रदान करना है। तो ये नहीं कि शिक्षक पूरा ज्ञानी है, वो कहा नहीं है हम ब्रह्मास्मि टाइप का, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे के पास भी ज्ञान है, बस वो जो है कुछ क्रिया करता है तो उससे जो है कंस्ट्रक्ट करता है, ज्ञान सृजन कर पाता है। ठीक है, ज्ञान को जो है वो, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सेकंड को होल्ड पर रखते हैं। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। बिल्कुल एनसीएफ भी जोड़ देता है कि जो है स्कूल के जो है
नॉलेज को जो है उसके बाहर डेली लाइफ से जोड़िए, ताकि जो है बच्चे जो है रियल वर्ल्ड में जी सके, रियल लाइफ के साथ जो है उनमें उनको परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि विद्यालय में कुछ और सिखाया जा रहा है और जब बाहर जा रहा है तो कुछ और ही रह रहा है, देख रहा है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, तो वो जो है कन्फ्यूज हो जाएगा, सही रूप से सीख नहीं पाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंध करना। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों ऑप्शन एक दूसरे के उलट ही हैं। बच्चे जो है बच्चा का जो स्थानीय ज्ञान है, बच्चा अपने जो है नॉलेज लेके आता है, उसको जो है आप स्कूल में यूज कीजिए एक संसाधन के तौर पे। तो बच्चों के स्थानीय ज्ञान को आप जो है विद्यालय के ज्ञान से संबंध करेंगे। मैं हमेशा एक ऑप्शन उदाहरण देता हूँ कि बच्चा कोई कहता है कि जो है सूरज जो है रामू का घर के पीछे से निकलता है और जो है नदी में डूब जाता है, तो उसका जो है ये कॉन्सेप्ट जो है, देखिए बच्चे को गलत नहीं काटेंगे, ऑब्वियसली तो बच्चों को दिशा का ज्ञान नहीं है, ठीक है, उसके ज्ञान को हम लोग यूज करेंगे और उसको थोड़ा सा सही करेंगे, कहेंगे बाबू तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन देखो रामू का घर जो है ना वो जो है क्या है, पूरब दिशा में है। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं समझाएंगे, और दिशा जो पूरब दिशा में है उधर से सूरज निकलता है, तो जो रामू का घर है वो पूरब में है, और जो नदी है वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो जो है यानी कि इसका मतलब ये है कि सूरज किस दिशा में निकलता है, आप पूछोगे तो बच्चा खुद ही बोल देगा कि सूरज जो है पूरब दिशा में निकलता है, और किस में अस्त होता है, तो पश्चिम दिशा में। इसका मतलब नदी जो है पश्चिम दिशा में है और रामू का घर पूरब दिशा में है। ये कॉन्सेप्ट पूरा उसका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हमें पढ़ाना है, ना कि जो है यानी उसके स्थानीय ज्ञान को हम लोग को एक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना है और विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना है। ठीक है, उसको गलत नहीं काटना है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, बी और ए सही है, सी सही है और डी सही है, बी गलत हो जाएगा। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये नहीं है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ठीक है, कौन सा सच नहीं है, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। और फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन वर्णन परिभाषाओं पर बल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही होगा। समझ लीजिए कि एक टेस्ट टाइप का चल रहा है, ठीक है, उसमें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन देखिए ईवीएस पेडागोजी जो मैंने करा है उसी से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर होगा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, अध्ययन पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो सच ये एकीकृत है, बिल्कुल सही बात है, सब होलिस्टिक रूप से जो है देखता है, साइंस सोशल साइंस और ईवीएस बिल्कुल जो है एक में है। फिर जो है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड है, मैंने पहले ही आपको बताया था। पर्यावरण बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही बात है, अपने आसपास की चीज़ों को खोजने का अवसर देता है, उनसे इंटरेक्ट करने का अवसर देता है। और फोर्थ है पर्यावरण वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि कभी परिभाषा वर्णन पर बल देने की बात करें या किसी चीज़ को कंठस्थ करने, याद करने, रटने की बात करें, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, निगेटिव एस्पेक्ट में जाता है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा कि ये जो है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए कंटेंट से क्वेश्चन है जो मैंने कराया था ईवीएस पेडागोजी मैंने कराया था, उसके शुरू में ही दिया हुआ है। तो कौन सा ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन, उसके 6 मुख्य थीम मैंने बताया था कौन कौन से थीम है। ठीक है, उसके 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। अब जल्दी से मुझे एक काम कीजिए, आप जाके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन कौन से थीम हैं, 6 थीम जो है इसके मुख्य 6 थीम हैं, उसके कौन कौन से थीम हैं जिससे ईवीएस बेस्ड है। ठीक है, जल्दी से बताइए। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 करके सबके सामने उसका नाम लिखेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया कि जो है फूड, फिर वाटर, फिर शेल्टर, ऐसे करके है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से 6 मुख्य थीमों में से कौन सा नहीं है, तो भोजन है, आवास है, ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये है, लेकिन काम और खेल ये नहीं है। यानी कि जो है फूड भी है, शेल्टर भी है, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, बिग थिंग्स वी मेक एंड डू है थिंग, लेकिन वर्क एंड प्ले नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है ये जो है 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ठीक है,
जिन्होंने भी जो है आंसर लिखा है कमेंट बॉक्स में 6 थीमों का नाम लिखे हैं, बिल्कुल सही आता है। देखिए आप लिखिएगा तभी तो आप एक बार रिकॉल भी हो जाता है इसके जरिए आपका, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा 6 थीम जो है कौन कौन से हैं, या फिर कौन से सब थीम या थीम कौन से हैं, तो नहीं पता चलेगा, आप जो है 1 नंबर कटवा के आओगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ पे जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन तो जा करके PDF डाउनलोड करो, वेबसाइट पे है EVS पेडागोजी का, और वीडियो भी है। आप दोनों में से जो चाहो प्रेफर कर सकते हो, जाओ जो आपको सही लगता है PDF जाके रिवाइज कर लो, या फिर वीडियो देखो और वीडियो देख करके रिवाइज करो। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पे थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है? 4 ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, सेकेंड है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, थर्ड है बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दों और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो इसमें से कौन सा होगा? चारों में से अपना आंसर जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, समझ लीजिए कि ये टेस्ट चल रहा है, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है और यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो क्या आप सही कर पाओगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दों से जुड़े जो मुद्दे जो जुड़े हुए हैं उनमें अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। यानी कि जो है बच्चे जो हैं वो अपने, आपको पता है कि बच्चे जो है होलिस्टिक रूप में देखते हैं चीज़ों को, जो है अलग अलग करके नहीं देखते हैं, एक जो है कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, यानी कि साइंस सोशल साइंस वगैरह को भेद नहीं कर पाते, वो होलिस्टिक रूप में देखते हैं। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को। तो बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े जो मुद्दे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और वो कैसे अंतर संबंधित हैं, इस चीज़ के विकास के लिए जो है थीम को प्रस्तावित किया गया है। जैसे जैसे फूड किया गया, तो पहले पहले आदमी की जरूरत क्या है? फूड। पहले भोजन करेगा, फिर उसके से क्या करेगा? भोजन से कहाँ जाएगा? सेकंड नंबर पे वाटर पे जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे क्या है? और भोजन हो गया, पानी हो गया, खाना खा लिया तो उसके से क्या? पानी पिएगा, फिर पानी पीने से क्या करेगा? उसके से उसकी ज़रूरत क्या होगी? उसके से उसकी ज़रूरत होगी एक घर, यानी कि जब तक जो है अच्छे से अपने सिक्योर नहीं कर पाएगा, घर की जरूरत होगी, तो शेल्टर यानी कि घर, आवास थीम बनाया गया है। फिर चौथे नंबर पे क्या है? जब अब घर, फिर घर हो गया, फिर जो है उसके बाद से जो है फैमिली और फ्रेंड्स, फिर फैमिली और फ्रेंड्स ऑब्वियस बात है ना, फैमिली और फ्रेंड्स जाएगा कि जो है अपने जो परिवार मित्र वगैरह के पास जाएगा। फिर जो है उसके बाद से क्या किया गया है? थिंग्स वी मेक एंड डू, और जो है थिंग्स वी मेक एंड डू यानी कि क्या क्या चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, इत्यादि चीज़ें। ठीक है, वो सारी इस चीज़ में आ जाती हैं। तो 6 थीमों को इसलिए रखा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यानी थीम थीम जो है आपस में, जैसे थीम जो है चीज़ें जो आसपास की चीज़ें अंतर रिलेटेड हैं, इंटर जो है रिलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं, वैसे ही जो है उस चीज़ का विकास करने के लिए ही जो है थीम को डाला गया। ठीक है, थीम और सब थीम को। अगला है क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यानी कि पर्यावरण जो भी EVS है, EVS विषय, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको, और जो भी इश्यूज हैं कॉन्सेप्ट इशू को क्या किया गया है कि साइंस के कॉन्सेप्ट और EVS सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट के रूप में अलग अलग सेग्रीगेट करके नहीं रखा गया है, बल्कि एक ही विषय के रूप में रखा गया है। क्यों EVS के रूप में? तो इसका कारण है CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। थर्ड है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, और फोर्थ है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने इसका आंसर ऑलरेडी पहले प्रश्न में ही दिया है। इसका आंसर होगा कि इस आयु वर्ग के बच्चे जो हैं अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, होलिस्टिक रूप में देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैंने EVS पेडागोजी में बिल्कुल डिटेल में और इतना अच्छा आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किया है कि अगर आपने वो देख लिया होगा तो किसी का गलत नहीं हो सकता। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। आप देखेंगे नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत की टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। ऑप्शन है काबुल, अबू धाबी, बर्लिन और थिम्फू। ये क्वेश्चन सीटेट 2019 का है, उसके पहले भी शायद एक बार पूछा हुआ है, लेकिन सीटेट 2019 का ये कन्फर्म है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने NCERT जब आपको कराया था, EVS का NCERT समरी,
उसमें जो है मैंने कराया हुआ था और मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो किस में रेट के टीले पाए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है अबू धाबी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी आंसर दिया है अबू धाबी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई अच्छी कर रहे हो। अब देखिए ये क्वेश्चन है, स्थानों, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थानीय कौशल और ग्राफिक कौशल। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? बिल्कुल सही, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है दिशात्मक कौशल, बिल्कुल सही है। ऑब्वियस बात है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाएगी? दिशात्मक। सीधे आपको जो है आंसर में पता ही चल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिको निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। तो कौन सा होगा? एनसीईआरटी समझ मैंने कराया था कि ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने वहाँ से बताया भी था कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो ध्यान दिया होगा उनको आंसर याद होगा केरल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो जो भी रंग में देखते हैं वो कौन सा रंग होता है? तो बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल और सफ़ेद। कौन सा होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही। रात में जगने वाला जानवर किसी भी चीज़ को किस रंग में देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट, यानी काला और सफ़ेद। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है केचुए के बारे में, मैंने पॉइंट जो बताया था उसमें से मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो क्या क्या कारण है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं और चारों में से कौन कौन से सही होंगे, यानी कि चारों सही होगा, उसमें से 3 सही होगा या 2 सही होगा, कौन सही होगा? तो देखिए केचुआ मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जो है ज़मीन उपजाऊ बनती है। सेकेंड है केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। थर्ड है केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जिन्होंने भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया है बिल्कुल सही आप सबने। जिसने भी थर्ड नंबर ऑप्शन दिया है यानी सी, जिसमें सी, डी और ए ऑप्शन आ जाता है, बिल्कुल उनका सही है। देखिए कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए मैंने बताया था उसमें, आप सबने ध्यान दिया होगा कि केचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और केचुए द्वारा बनाया गया छेद से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है, ये भी सही है। और केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये भी सही है। लेकिन केचुए खरपतवार खाते हैं ये कहीं मेंशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में। और जिस खरपतवार खाते हैं जिससे फसल की रक्षा होती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने मन से, आपको भले ही लगता होगा सही लेकिन अपने मन से नहीं करना है। मैंने कहा भी है पहले भी कि एनसीईआरटी आपके लिए भगवान समान है। उसमें जो लिखा है वो आपके लिए ब्रह्म वाक्य है। उसमें चाहे गलत ही क्यों ना लिखा हो लेकिन आपको वही सही मानना है। आपको कहे एनसीईआरटी कि दिन को रात कहना है तो दिन को रात कहना ही पड़ेगा, वरना एग्जाम में आप नंबर से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो वैसे ये सही भी बात है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, डी, ए सही है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। ए, सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और पता चलता होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी कर दिए जाएँ। और आपको पता है सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए भी हैं, आगे भी रिपीट हो जाते हैं। खास करके ईवीएस के क्वेश्चन गिने चुने पॉइंट्स हैं, उन्हीं से बार बार रिपीट करना ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत बदल देगा, लाइन्स बदल देंगे, बाकी क्वेश्चन एज इट इज रह जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।